नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है, इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो विषयवार जो आयोजित होने जा रही है, पॉलिटिकल साइंस का हमने यहाँ पर श्रृंखलाएं प्रारंभ की हुई हैं, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय राजनीति विचारों की या थिंकरों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने मनु के बारे में पढ़ा था। आज जो थिंकर मैं लेके आ रखा हूँ, जो विचारक लेके आ रखा हूँ, वो भारतीय राजनीति विचारक के रूप में जो कौटिल्य ऑब्लिक हम अगर बात करें, जो चाणक्य के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, तो ये कौन थे, क्या थे, इन्होंने किस तरीके से अपने विचार दिए, राजनीतिक क्षेत्र में इनके विचारों को किस तरीके से महत्ता दी गई है और इनके द्वारा जो विचार दिए गए हैं, किस तरीके से आज भी उन विचारों को कहीं ना कहीं पालन किया जाता है, उनके द्वारा कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं संचालित करने में वो महत्वपूर्ण अपनी अग्रिम भूमिका ये निर्वाह करते हैं। देखिए, जो कौटिल्य रहे हैं, अगर मैं बात करूं भारत के जो प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं, तो उसके सुप्रसिद्ध या कहें प्रसिद्ध राजनीति विचारक के रूप में जो रहे कौटिल्य, और कौटिल्य को अगर हम बात करें, इन्हें विष्णुगुप्त या कहें चाणक्य के नाम से भी हम जानते हैं। और इनके द्वारा जो राज व्यवस्था और साथ ही अर्थशास्त्र या कहीं राजनीति पर इन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार भी दिए हैं, और उन विचारों को कहीं ना कहीं आज हम प्रासंगिक रूप में अपने वर्तमान समय में कहीं ना कहीं लेकर चलते हैं। जब हम बात करते हैं कि कौटिल्य की, जब आप बात करें कौटिल्य क्या थे, एक व्यवहारिक और साथ ही एक यथार्थवादी ये राजनीति विचारक के रूप में हम इनको मानते हैं, क्योंकि ये राजनीति विचारक के चिंतन के रूप में इन्हें जाना जाता है। और साथ ही प्राचीन भारत के राजनीति चिंतकों में इनका सबसे ऊंचा स्थान ये रहा है दोस्तों, जहां उन्हें अगर मैं कहूँ शासन कला या फिर कूटनीति का सबसे महान कहीं ना कहीं प्रतिपादक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। यह कहें, ये इतने ज़्यादा चतुर थे जिन्होंने राजनीति क्षेत्र में भी अपनी पकड़ मजबूत करी। और राजनीति चिंतकों की जब मैं बात करता हूँ, तो भारत में इनका सबसे बड़ा ऊंचा स्थान ये रहा है। चाहे मैं कहूँ उन्होंने जिस तरीके से शासन व्यवस्था के रूप में अपनी बातें रखी हैं, या कला और कूटनीति का सबसे बड़ा महान अगर मैं कहूँ प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। और इनका जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है दोस्तों, विष्णुगुप्त या कहें चाणक्य या कहें वात्स्यायन के नामक जो ग्रंथ है, उनमें इनके तमाम चीज़ों का हम उल्लेख करते हैं। तो जहाँ तक मैं बात करूँ कि कौटिल्य के राजनीतिक विचार क्या थे, आपके मस्तिष्क में ये क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि कौटिल्य के अगर अनुसार अगर मैं देखूँ, तो यथार्थ राजा या कहें भी प्रजा का अर्थ जो होता है, किसी राजा के लोगों का चरित्र कैसा होना चाहिए, वहाँ का राजा का जो चरित्र किस समान होना चाहिए, और राजा के नेतृत्व में या कहें उसकी जवाबदेही में, उसकी बुद्धिमत्ता में, और उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसकी जो नैतिक गुण हैं, या उसके शारीरिक रूप से जो स्वस्थ है, या किस तरीके से त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होती है, ये सारे गुण इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ, तो जिस तरीके से वो अपनी प्रजा को इन गुणों से कहीं ना कहीं अपने आप में प्रेरित कर सका। जहाँ तक हम बात करते हैं भारत के जो राजनीतिक विचारक रहे हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण विचारक भी रहे जिन्होंने भारतीय विचारधारा को कहीं ना कहीं एक नया आयाम, एक नई दिशा दी। उनमें जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जो ये टॉपिक दिए हैं, उसमें जैसे महात्मा गांधी हो गए, आपके अम्बेडकर हो गए, आपके मनु हो गए, सावरकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। जब हम बात करते हैं कि राजनीतिक विचारक के तौर पर, जब मैं कौटिल्य की जो कौटिल्य नामक जो पुस्तक है, वो नाम क्या है अगर मैं क्वेश्चन रखूं, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि जब अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं, तो कौटिल्य या फिर कहें उसके जो चाणक्य है, इन्होंने जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के द्वारा इसमें संस्कृत नामक एक ग्रंथ के संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें राज्य व्यवस्था, साथ में कहूँ कृषि हो गया, न्याय हो गया, और आपकी राजनीति हो गया, ये अलग अलग डिफरेंट जो पहलू थे, उन पर इनके द्वारा विचार किए गए थे। देखिए दोस्तों, आपको बेसिकली ये बोरिंग लग सकता है। जितने भी बच्चे डीप पढ़ना चाहते हैं, जो वास्तव में इस भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये मार्मिक की विषय है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, तो अगर आप डीप पढ़ोगे तभी जाके आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। जब मैं कौटिल्य के मुख्य विचार की बात करता हूं, उनकी विचारधारा क्या रही है,
तो उसके पश्चात मैं आपको कौटिल्य के जीवन परिचय से अवगत कराऊंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसके जीवन के बारे में। जब मैं कहता हूं कि कौटिल्य के जो प्रमुख विचार रहे हैं वो क्या रहे हैं, जब कौटिल्य ने अपना जो अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ लिखा था उसमें व्यापार, रक्षा हो गया, सामान्य परिवहन के लिए जो जिस तरीके से भूमि मार्गों में और साथ ही जो जल मार्गों की जो भूमि के ऊपर इसने बेसिकली जोर दिया है। और अगर देखें जो गांव हो गए, किले हो गए और किले बंद जो शहर होते हैं, खेत हो गए, के आसपास इन्होंने क्या कहा, सड़कों का निर्माण इनका सुझाव इनके द्वारा उस समय दिया गया था। मुख्य रूप से अगर हम देखें, इन्होंने व्यापारी उद्देश्यों के लिए नदी और साथ ही अगर मैं कहूँ समुद्री मार्गों पर भी बेसिकली जोर दिया है। और कौटिल्य के, आपको मैं बता दूं, कौटिल्य के 4 सिद्धांत रहे हैं। कौटिल्य के ने क्या किया, जिस प्रकार से कौटिल्य के गुणों की अगर 4 श्रेणियों में उसको विभक्त किया गया है, जिसमें स्वामी के आदर्शों का गठन ये करती है। जैसे मैं कहूँ, अगर आपकी बात कहूँ, आमंत्रित जो प्रकृति के गुण होते हैं, बुद्धि और अज्ञानता के गुणों की बात करते हैं, उत्साह के गुणों की बात करते हैं, आत्मसमय समन्वय और ये आत्मा के गुणों की बात करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें। अगर मैं बात करूं कि प्रथम भारतीय राजनीति दर्शन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये भी आपको पता नहीं, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों कि प्रथम भारतीय राजनीति दर्शन किसे माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया प्राचीन जो भारतीय राजनीति विचारकों का जो अगर मैं परिचय की अगर मैं बात आपके सामने रखूं, तो अगर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व अगर हम कहें, जो महान विचारक रहे हैं या उनके जो आदर्शों पे चलते हैं, कौटिल्य को जानते हैं। अगर हम उनके अन्य नामों की बात करूँ, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ को के प्रथम वाक्य में इनका संपूर्ण जिक्र मिलता है। और इसमें पूर्ववर्ती आचार्यों और जितने भी विचारधारा के लोग रहे हैं, उन्होंने भी अपने कहीं ना कहीं बातें इसमें रखी हुई हैं। तो ये आपको सर्वविदित ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कौटिल्य के जो जीवन परिचय के बारे में आपको मैं बताऊंगा। और साथ ही इस श्रृंखला में जो चीज़ें पीडीएफ के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। जब मैं कहता हूं कि भैया कौटिल्य के जीवन की परिचय की अगर मैं बात करूं, तो कौटिल्य क्या थे, एक क्या थे, जो व्यवहारिक या कहें फिर यथार्थवादी राजनीति चिंतक के रूप में हम इनको जानते हैं। और प्राचीन भारत के जितने भी राजनीतिक चिंतकों की अगर मैं बात करूं, तो उनमें सबसे ऊंचा जो स्थान जो रहा था वो कौटिल्य का रहा। इन्होंने अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से शासन हो गया, कला हो गया और कूटनीति का सबसे महान केंद्र बिंदु इनको माना जाता है। और बहुत बड़ा एक ये नाम ये प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। अगर मैं देखूं, अलग अलग आप जब किताबें पढ़ोगे, जब अलग अलग किताबें आपने रखी होंगी अपने सामने, तो वहाँ पर इनका उल्लेख मिलता है कि इन्हें क्या कहा जाता है कि विष्णुगुप्त या चाणक्य या कहें वात्स्यायन नाम से भी इन्हें अलग अलग तरीके से इन्हें संबोधित किया जाता है। और अगर मैं बेसिकली अगर आप कौटिल्य का कोई जीवन परिचय की अगर मैं बात करूँ, अगर उसमें खोजोगे, तो कौटिल्य का कोई भी प्रमाणित जीवन परिचय हमें देखने को नहीं मिलता है। जितने भी इतिहासकार रहे हैं या भी कविंद जो रहे हैं, उन्होंने अपने अनुसार कौटिल्य के जन्म का अगर मैं बात करूँ 300 ईसा पूर्व की जो मैं बात करूँ, तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि भैया 371 ईसा पूर्व में जो तक्षशिला का एक ग्रामीण परिवार में इनका जन्म हुआ, एक गरीब ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म हुआ। और बौद्ध ग्रंथों की अगर मैं बात करूं, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर हम देखें इनके जीवन के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, तो 400 ईसा पूर्व जब कहते हैं कि तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश था, वहाँ पर जब इनका जन्म हुआ तो कुटिल वंश में ये पैदा होने के कारण इन्हें कौटिल्य नाम से जाना इन्हें कौटिल्य कहा जाता था। और इनके अगर आप देखोगे, विशाख दत्त एक बहुत बड़े ये विचारक रहे हैं। इन्होंने विशाख दत्त की जो एक पुस्तक, इनके द्वारा जो पुस्तक रची गई है, जो मुद्रा शास्त्र की अगर मैं बात करूँ, राक्षस की बात करूँ, मुद्रा राक्षस में अगर मैं कहूँ, तो इनके पिता को चाणक्य नाम से जाना जाता है, चाणक्य इनको कहा जाता है। और पिता के नाम के आधार पर ही इन्हें चाणक्य कहा जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि चाणक्य की जो शिक्षा दीक्षा की जब हम बात करते हैं, इनको प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय रहा, तो वहाँ पर इनकी हुई। उसके तत्पश्चात अगर मैं बात करूँ, इनमें अध्ययन कार्य करने की एक ललक पैदा थी।
और उन्होंने अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं एक आदर्श और एक सफल शिक्षक के रूप में भी कहीं ना कहीं कालांतर में वो ख्याति अर्जित करी थी। और जब ये ख्याति इन्होंने प्राप्त करी दोस्तों, कि उस दौरान अगर मैं कहूँ कौटिल्य के जीवन को कहीं ना कहीं परिवर्तित करने की दो प्रमुख घटनाएं हुई। देखिए, कौटिल्य के जीवन को परिवर्तित होने के लिए अगर कहें इसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आए, तो टर्निंग पॉइंट जो आए, दो ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे कि इनके जो व्यवहारिक जो राजनीति जीवन में आने के लिए कहीं ना कहीं इसको बाध्य कर दिया। इनके जीवन में दो घटना ऐसी घटी जिसके कारण से इन्हें राजनीति में आने में कहीं ना कहीं विवश कर दिया। वो क्या थी? पहले जो घटना थी कि भैया सिकंदर का आक्रमण हुआ, और दूसरा जो घटना इनके जीवन में घटी वो मगध के जो सम्राट थे पद्मनाभ द्वारा एक भरी सभा हुई थी। उस भरी सभा में कौटिल्य को कहीं ना कहीं या कहीं चाणक्य को कहीं ना कहीं बेइज्जत कर दिया गया, उनका अपमान कर दिया गया। और जब ये अपमान हुआ, इसी दौरान अगर मैं बात करूं, जो नंद थे, नंद के अपमानों से पीड़ित जो चंद्रगुप्त से कौटिल्य की मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त और साथ ही कौटिल्य की मुलाकात जब होती है, क्योंकि ये दोनों शत्रु का शत्रु, इन दोनों का शत्रु थे, तो दोनों शत्रु का क्या हुआ, आपस में जो ये मित्रता हुई, ये कहीं ना कहीं शत्रुता का शत्रु से कहीं ना कहीं जब मिलन हुआ, कहीं ना कहीं मैत्रिक नीति का कहीं ना कहीं अनुसरण हुआ। जब ये अनुसरण करते हुए अगर मैं बात करूं तो अपनी सेना को इन्होंने संगठित करा, और नंद राजा को कहीं ना कहीं जब इन्होंने नंद राजा पर चढ़ाई करी और नंद राजा को इन्होंने परास्त किया, और उसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त सम्राट ये बना, और उसके पश्चात कौटिल्य को मैंने जो कहा कि जब चंद्रगुप्त सम्राट बना और उसी के साम्राज्य में कौटिल्य को क्या कर दिया गया, उनका अपना प्रधानमंत्री के रूप में इनको बना दिया। और जब ये प्रधानमंत्री पद पर रहे थे चंद्रगुप्त के, तो कौटिल्य ने जो इनकी जो नीतियां थी, जिस तरीके से इनका कार्य करने की जो क्षमता थी, जो इन्होंने जिस तरीके से कार्यान्वयन किया और कहीं ना कहीं भारत को कहीं ना कहीं एकता के सूत्र में बांधने का इन्होंने कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका का निर्वाह किया। कौटिल्य के दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो विचारधारा रही है, उसकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलती है। अगर मैं कहूँ जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र की जो प्रथम जो पांडुलिपि है ना दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो साम शास्त्री ने खोजी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक रही, उसकी जो पांडुलिपि को खोजने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, तो साम शास्त्री ने इसकी खोज की थी। और उसमें ना तो लेखक का नाम था और ना ही कि भैया पाटलिपुत्र का कहीं ना कहीं हमें उल्लेख मिलता है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो फिर भी अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र को कहीं ना कहीं मौर्यकालीन समय में कहीं ना कहीं रचने का कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि यार जो कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र को लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र को कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि ये मौर्यकालीन समय में इसको लिखा गया था। जब मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी इसलिए दी हुई हैं क्योंकि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे। मैं अभी पूरी तरीके से पीडीएफ से आपको पढ़ाऊंगा, उससे थोड़ा समझिएगा। थोड़ा सा मैं आपको कौटिल्य के व्यवहारिक जीवन के, कौटिल्य क्या थे, किस तरीके से उनकी राजनीति बिसात रही, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब मैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र की मैं बात करता हूँ, जैसे आपने भारतीय राजनीति विचारक कौटिल्य अर्थशास्त्र और अन्य राजनीति विचार जो इनके द्वारा दिए गए थे, अगर हम उसके बारे में चर्चा करूँ तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो राजनीति और साथ ही शासन की कला की एक महान कृति के रूप में ही उभर के समक्ष आया। और जो कहा जाता है कि इसकी जो रचना काल हुई थी 325 ईसा पूर्व, हम कहते हैं कि मौर्य काल में इसकी रचना की गई थी। और जितने भी विचारणी या कहें भी जो विचारधारा जो रखते हैं, तो जिन्होंने इसको रचा, अगर मैं कहूँ कि कौटिल्य की जो विचारधारा रही कि कौटिल्य ने इस ग्रंथ का नाम जो रखा था कि अर्थशास्त्र क्यों रखा, क्योंकि इसका नाम राजनीति शास्त्र क्यों नहीं रखा। बहुत ढेर सारे लोगों का क्वेश्चन है कि भैया क्योंकि अर्थशास्त्र इकोनॉमी का एक सब्जेक्ट हो जाता है, तो जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भैया
कि हम तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो ये अर्थशास्त्र कहाँ से आ गया, तो अर्थशास्त्र क्यों रखा गया, थोड़ा इसको भी थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करूंगा, तो इसको भी थोड़ा समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको ये सारी चीज़ें PDF चाहिए तो जो मेरे द्वारा हस्त निर्मित बनाई गई हैं तो आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। देखिए, जब मैंने कहा कि कौटिल्य ने इस ग्रंथ का जो नाम राजनीति शास्त्र क्यों नहीं रखा, और प्राचीन काल में अगर राजनीति विषय और आर्थिक विषय की जब मैं बात करता हूँ ये एक ही माना जाता है, क्योंकि जब पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक विषयों की जब हम बात करते हैं तो उस समय ये एक ही माना जाता था, तो इसीलिए अर्थशास्त्र इसका नाम रख दिया गया था। और कौटिल्य ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया है कि उसमें जो मनुष्य की जो जीविका को अगर हम समझें तो जीविका को अर्थ कहते थे। जिस तरीके से अगर मानव जीवन को जिस तरीके से निर्वाह करता था उस समय, हमने कहा कि 300 ईसा पूर्व की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो मनुष्य का जो जीवन जीने का जो तरीका था या जीविका जो रही थी उसको अर्थ कहा जाता था, और मनुष्य से युक्त जो भूमि को अर्थ कहा जाता था। जो मनुष्य जिस भूमि में क्रियाकलाप करता था उसको अर्थ कहा जाता था। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, भूमि को प्राप्त करने और उसकी जो रक्षा करने के उपायों का निरूपण करने वाला कहीं ना कहीं एक जो शास्त्र के रूप में जो उदय हुआ उसे अर्थशास्त्र कहा गया। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, बड़ा ही उल्लेखनीय ये विषय है कि अर्थशास्त्र में अगर कहें जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के जो प्रारंभिक दौर पर इसको 4 विधाओं का उल्लेख इसमें किया गया कि भैया इसे 4 विधाओं, जो 4 विधाएं थी वो कहा जाता है कि दर्शन और तर्क के रूप में, जिसे अन्वीक्षिकी एक शब्द आता है, और त्यायी दूसरा पॉइंट जो होता है कि त्यायी का मतलब होता है कि धर्म और अधर्म या कहें कि वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और जो तीसरा था कि वार्ता या कहें फिर हम इसको कृषि व्यापार भी हम कह सकते हैं। और फिर जाते कहते कि दंड नीति। दंड नीति आपको पता है कि भैया शासन कला या कहें फिर राजनीति सिद्धांत की बात करते हैं या राजनीति शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें इसमें उल्लेख किया जाता है। जब मैं बात करूं कि अर्थशास्त्र का जो प्रतिपादक जो विषय रहा या कहें उसका जो प्रमुख विषय रहा कि अर्थशास्त्र का जो प्रमुख विषय के तौर पर जिस चीज को रखा गया था वो जो मुख्य रूप से रखा गया वो उसको दंड नीति के रूप में रखा गया था। और प्राचीन काल में अगर मैं बात करूं तो प्राचीन काल में दंड नीति जो शब्द था ना, राजनीति से संबंधित ये विधा के लिए प्रयुक्त किया जाता। अब मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं, आप एक कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, उसको नोट डाउन करते चलिएगा। जब मैं कहता हूं कि अर्थशास्त्र की जो रचना चाहे हम गद्य पद्य दोनों में की गई है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा राजनीति विचारक या कहे ऐसा कौन सा राजनीति ग्रंथ रहा है जिसका गद्य और पद्य दोनों में उसका उल्लेख किया गया, उसका रचा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र, इसको गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना की गई है। और इस किताब की अगर मैं कहूँ जो अलग अलग जो डिफरेंट मोड रहे हैं या विभिन्न जो पहलू रहे हैं तो उनका वर्णन की जब मैं बात करता हूँ तो आप इसको नोट करिए। तो इसमें 15 जो अधिकरणों का उल्लेख मिलता है और 180 की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रकरणों का उल्लेख इसमें मिलता है। मैंने कहा कि 15 अधिकरणों का मिलता है और 180 प्रकरणों का, और साथ ही अगर मैं कहूँ 150 अध्यायों का, और साथ ही मैं बात करूँ 6000 श्लोकों को इसमें वर्णित किया गया है, जिसमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा, जब मैं कहता हूं कि कौटिल्य का जो राज्य संबंधी विचार रहे थे तो इन्होंने 4 तरीके से उसे विभाजित किया। पहले तो क्या कि इसको राज्य की उत्पत्ति के रूप में दर्शाया, दूसरा राज्य का प्रकार किस तरीके से होगा और राज्य का उद्देश्य क्या होगा, और साथ ही कहूँ जो सप्तांग सिद्धांत हैं तो उस तरीके से इसको किया गया था। तो अब मैं आपके सामने जो कौटिल्य या कहें चाणक्य के कुछ चीजें महत्वपूर्ण तथ्य रखूंगा, इसको समझिएगा, इसको नोट डाउन भी करिए। ये कहता है कि कौटिल्य के अनुसार राजा के गुणों के आधार पर ही क्या है प्रजा का चरित्र तय होता है कि भैया राजा किस तरीके का है, राजा क्या उद्दंडित है या राजा सहनशीलता वाला है या कहें पे पुरुषोत्तम राम की तरह आदर्शवादी है, तो उसके आधार पर ही उसकी प्रजा का चरित्र का चित्रार्थ ये किया जाता है। ये याद रखिएगा। कौटिल्य ने राजा के लिए वेदों, उपनिषदों और अन्य ज्ञान से शिक्षित होना जरूरी बताया गया है। देखिए वो कौन सा दार्शनिक था
जिस दार्शनिक ने यह कहा कि राजा के लिए वेदों का और उपनिषदों का और यह कहें अन्य जो ज्ञान से संबंधित जो शिक्षा बहुत जरूरी ये बताई थी, ये किसने कहा था? ये कौटिल्य ने ही तो कहा था ना। कौटिल्य का ही तो ये मानना था कि राजा के लिए वेद अनिवार्य होने चाहिए, उपनिषदों का उसको ज्ञान होना चाहिए, और जो ज्ञान से संबंधित जो शिक्षाएं हैं वो भी उसके लिए बहुत जरूरी ये मानी गई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए। मैं ये प्रश्नोत्तर ही आपके सामने भी बीच बीच में ये लेके आ रहा हूं। और कौटिल्य ने राजतंत्र को लोक हितैषी और जनसेवी बनाने की बात करी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि वह कौन सा दार्शनिक था जिसने राजतंत्र को लोक हितैषी और जनसेवी बनाने की बात करी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन था। कौटिल्य था। और कौटिल्य ने ही राजा को उचित दंड के जरिए संपत्ति और साथ ही अगर मैं कहूँ सामाजिक वर्गों की सुरक्षा की सलाह दी कि भैया जब हम दंड की बात करते हैं तो दंड का जो मतलब होता है कि वो सेना से संबंधित होता है। किसी भी राजा को अगर अपनी संप्रभुता को बनाए रखना है या अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है या किसी राजा के प्रति युद्ध लड़ना है या उसके प्रतिशोध की अगर भावना रखनी है तो वहां पर सेना का होना अत्यंत अनुसार्य है, या कहें उचित दंड के जरिए संपत्ति और सामाजिक वर्गों की सुरक्षा के लिए उसको सलाह दी जाने की भैया तुम्हारा ही कर्तव्य है कि संपत्ति हो गया और सामाजिक वर्गों की सुरक्षा का दायित्व जो दिया जाता है वो उसके जो राजा है, प्रजा की सुरक्षा कौन करेगा? राजा, जिसका नेतृत्व तो कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। तो उनकी ये दी गई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कौटिल्य ने राजा के नैतिक कर्तव्यों पर जोर दिया कि राजा को कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए, उनके कर्तव्यों का उसको बहुत तरीके से उसको बताया है कि भैया राजा अगर आप बने हो तो आपके ये दायित्व है, इन दायित्वों को आप निर्वाह करोगे। क्योंकि मैंने जब आपको कहा, जब ये क्या बोलते हैं समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त जब सम्राट बना, उसके बाद जब इनको उसका प्रधानमंत्री बना तो उस समय इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए राजा को उसकी नैतिक जिम्मेदारियों से उसको अवगत कराया। और राजा कौटिल्य ने राजा को शिक्षा या गुणों या दिनचर्या शक्ति और कार्यों पर भी प्रकाश डाला कि भैया राजा सिर पे बैठे रहने का ही कार्य नहीं करेगा, उसके नैतिक दायित्व होते हैं, उन दायित्वों का भी कहीं ना कहीं वो निर्वाह करेगा। और ये सारी चीजें उसमें ये कही गई थी। और राजा को किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करनी है, उसके दिनचर्या की अगर मैं बात करूं, राजा को अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है और साथ ही उसके जो गुण हैं उसकी दिनचर्या में उसके अपने गुणों में सुधार लाना है और शक्ति का कहीं ना कहीं सृजन करना है। और कार्यों पर उसने जो भी उसके जो राज्य के जो दायित्व हैं, चाहे वो सेना से संबंधित हो, कोर्ट से संबंधित हो, या फिर आपके जो अन्य राज्यों की जो राजाओं के साथ किस तरीके से संबंध स्थापित करने हैं, उस पर जोर दिया गया। और कौटिल्य ने अगर मैं कहूँ राजा को धन पैदा करने और सेना रखने की सलाह दी है। देखिए राजा कब राजा माना जाता है? राजा तब राजा माना जाता है जब उसके पास बेसाब धन संपत्ति हो, और उससे महत्वपूर्ण जो चीज है कि उसके पास एक अपनी सेना हो, जिस सेना के बलबूते वो किसी राज्य में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, राज्य दर राज्यों को वो विजय प्राप्त कर सकता है, या कहीं राज्यों को जीत सकता है। और वो एक कहीं ना कहीं अपनी बिसात को कहीं ना कहीं बिछा सकता है, या कहीं अपनी जो जमीन को तैयार कर सकता है। तो इस पे ये सलाह दी। और कौटिल्य ने ही अगर मैं बात करूं दोस्तों, गरीबों को और जो असहायों को मदद करने के लिए भी कही कि भैया राजा जब दरबार लगाएगा तो उसका निजी दायित्व होता है कि अपने प्रजा की सुख दुख में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करे। अगर प्रजा को दुख है तो राजा का ये कर्तव्य होता है कि उसके दुखों का निवारण करें। अगर राज्य पर किसी प्रकार के वित्तीय संकट आ रहा है तो उस वित्तीय संकट को दूर करे। और अगर बाह्य आक्रमण हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस बाह्य आक्रमण से अपने गरीब जनता को या कहीं असहाय मजलूमों को कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करें। तो ये भी इसके अंतर्गत दिया गया है। और साथ ही अगर मैं बात करूं, कौटिल्य ने जिस तरीके से निष्ठावान राजा को योग्य व्यक्ति का आरंभ पर नियुक्त करने की जो सलाह दी है कि कहा कि ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए जो निष्ठावान हो,
उस पद की गरिमा को संरक्षित करने के लिए योग्य व्यक्ति हो और आरंभ पर उसकी नियुक्ति करने की ये सलाह दी गई है। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें किसके द्वारा की गई है, ये आपके कौटिल्य के द्वारा ही इसको संपादित की गई है। ठीक है, और यहां पर आप देख पा रहे हो कि कौटिल्य ने राजा को महत्वपूर्ण राजकीय फैसले या आत्मात्मियों के परामर्श से लेने की सलाह दी है। जितने भी जो राजा के जो मंत्री परिषद हैं, जो ये बड़े बड़े जो गुरु होते हैं या कहें ऐसे कर्मठ व्यक्तियों से कहीं ना कहीं फैसलों को आत्मसात करने की परामर्श दी है, जिससे कि राज्य के हितों की सुरक्षा हो सके। और कौटिल्य ने ही, अगर मैं बात करूं, अर्थशास्त्र नामक संस्कृति नामक ग्रंथ ये लिखा है और इस ग्रंथ में उन्होंने जिस तरीके से राज्य व्यवस्था, चाहे हम किसी की बात करें या नैतिक या फिर राजनीति जैसे विषयों की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और विस्तार में ले जाने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना लाइक कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैं आपको निश्चित रूप में, अगर आप मेरा साथ दोगे तो निश्चित रूप में मैं आप लोगों को प्रवक्ता संवर्ग जैसे 12वीं परीक्षा में निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन करवा के रहूंगा। देखिए, जब मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जब हमने बात करी, जिस तरीके से हमने कहा कि 4 तरीके से इसने विभाजित किया, कौटिल्य की राज्य संबंधी विचारधारा किस तरीके से रही, जैसे हमने कही राज्य की उत्पत्ति हुई है, राज्य का प्रकार हो गया, राज्य का उद्देश्य हो गया और राज्य का जिस तरीके से सप्तांग सिद्धांत की हमने बात करी, तो उस पर मैं अब देखिए राज्य, अब मैं कौटिल्य की राजनीतिक विचारधारा क्या रही तो मैं और उसको तो बाद में बताऊंगा कि राज्य की उत्पत्ति और अवधारणा कैसी रही। तो थोड़ा सा इसको और डीप लेके चलते हैं, जिसमें आपको समझने में थोड़ा सरलता रहेगी। कौटिल्य के राजनीतिक विचार क्या है? कौटिल्य के राजनीतिक विचारों में जो राजा है, राजा की भूमिका क्या किस तरीके से रहेगी और राजनीतिक अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि राजा के पास किस तरीके से राजकोष में कितना धन है, किस तरीके से उस चीज का प्रयोग कर रहा है, और राजा किस तरीके से राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को इसमें शामिल किया गया। कौटिल्य ने, अगर मैं बात करूं, राजतंत्र का समर्थन किया गया है। ठीक है, तो राजतंत्र का किसके द्वारा समर्थन किया गया? कौटिल्य द्वारा राजतंत्र का समर्थन किया है, लेकिन राजा को निरंकुश नहीं माना है, राजा को ऐसा उदंडित नहीं माना है, निरंकुश नहीं होना चाहिए राजा को। उसके मुताबिक राजा को नैतिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। नैतिक गुण कैसे होना चाहिए? एक तो राजा होता है, जिस तरीके से अगर मैं कहूँ एडोल्फ हिटलर की आपने इतिहास में पढ़ा होगा, बड़ा ही क्रूर शासक, ऐसे बहुत ढेर सारे शासक रहे हैं, चाहे मुगलों की बात करें, मैं औरंगजेब की भी बात करूंगा इसमें। तो ऐसे शासक जो रहे, जो निरंकुश राजा रहे, जो ना प्रजा की परवाह करते हैं, ना किसी तरीके से अपने जो सुख भोग विलास तक वो सीमित रहे हैं। कौटिल्य का यह मानना था कि भैया राजा को नैतिक गुणों से संपन्न होना, सभी चीजों से ओतप्रोत होना चाहिए। और अगर देखें तो कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस तरीके से रहे उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च स्थान दिया है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र जो नामक जो ग्रंथ लिखा है, तो उसमें राजा को सर्वोच्च स्थान दिया और उन्होंने राजा के लिए वेदों, उपनिषदों और सभी चीजों की ज्ञान की, मैंने जिस तरीके से बताया कि वो बहुत जरूरी है। और कौटिल्य ने ही राजा को नैतिक कर्तव्यों का पालन करने पर जोर दिया कि उसके जो नैतिक दायित्व हैं उसमें जोर देना चाहिए, उसको धन पैदा करने के लिए जिस तरीके से सेना रखना चाहिए और उसके प्रजा के लिए, कल्याण के लिए उसको सुनिश्चित करना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको पूर्व बता दी। और कौटिल्य ने जिस तरीके से मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए उससे बात कराई, भैया राजा कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकता, जब वो मंत्री परिषद से उस चीज पर डिस्कस करेगा तो वो बेहतर परिणाम हमारे सामने निकल के समक्ष आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर वो बिना किसी परामर्श के किसी बिल को अगर प्रस्तुत करते हैं या कहें उस बिल को कानून के रूप में अगर देते हैं, तो ये निरंकुश राजा की पहचान होती है। और मंत्री परिषद की सलाह क्यों ली जाती है? जैसे वक्त बिल, अगर अभी वर्तमान में वक्त बिल को पास किया गया था, उसमें मंत्री परिषद की सलाह ली गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी को गठित किया गया था, विपक्षी पार्टियों पे डिबेट की गई थी, उसके पश्चात बहुमत के माध्यम से उस बिल को पारित कर दिया गया। तो यहां पर भी यही कहा जाता है कि कौटिल्य जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह के लिए वो बाध्य होगा, उसको अपनी मंत्री परिषद की सलाह तो लेना ही होगा, उसके बिना राजा कोई भी अपने नैतिक जो निर्णय नहीं ले सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा,
हर कोई अपनी अपनी अलग अलग तर्कों की बात करेगा और राज्य के हितों के बारे में बात करेगा। और कौटिल्य ने राजतंत्र को लोक कल्याणकारी बताने की वकालत करी। जो राजतंत्र है, राजा को अपने आप में ही नहीं मग्न-मुग्ध नहीं होना चाहिए, वो अपने स्वार्थी नहीं होना चाहिए, वो अपने प्रजा पर सीमित नहीं होना चाहिए। अपने प्रजा को भी वो अपने जिस तरीके से वो रह रहा है उसी तरीके से प्रजा को रहने के लिए भी वो बाध्य करे और ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वित करें जो कि जनता जनार्दन के लिए बहुत ज्यादा सुखद हो और राजा के राजतंत्र में सभी लोग खुशहाली के जीवन को यापन करें और राज्य में कहीं ना कहीं उन्नति के तरफ ये बढ़े। चाहे हमने कहा राजनीति, जब हम बात करते हैं तो उसके अर्थ को अगर हम समझें, जिसमें मैंने कहा अर्थशास्त्र को जब हमने बात करी कि भैया अर्थशास्त्र ही नाम क्यों दिया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि भैया कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ दिया था, तो कौटिल्य ने इस ग्रंथ का नाम राजनीति शास्त्र क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैंने जैसे आपको प्राचीन काल में जिस प्रकार से राजनीतिक विषयों के बारे में जैसे मैंने कहा कि विषय जो था वो आर्थिक विषयों का एक ही माना जाता, चाहे हम राजनीतिक विषय कहें या आर्थिक विषय कहें तो वो एक ही उसमें माना जाता था। इस चीज को जो कौटिल्य थे उन्होंने इस चीज को स्पर्श भी किया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की जो जीविका होती है उसको अर्थ कहा जाता है और मनुष्य से युक्त जो भूमि होती है उस भूमि को अर्थ भी उसको भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो भूमि को प्राप्त करने और उसकी जो रक्षा करने वाले उपायों को निरूपण करता है, तो उसको ही ये सारी चीजें उसको शास्त्र के रूप में देखा जाए, जिसे हम अर्थशास्त्र के रूप में इसको रखा गया। ठीक है। और मैंने कहा कि कल्याणकारी योजनाएं किस तरीके से होगा। अगर आप भारत को एक विकसित राष्ट्र की दिशा में अगर आप ले जाना चाहते हो तो आपको गरीबी उन्मूलन पर कार्य करना ही होगा। बिना गरीबी उन्मूलन में कार्य किए हुए आप विकसित राष्ट्र की संकल्पना नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो मैं विश्वगुरु बन गया हूं। बेसिकली हम मंचों के माध्यम से, प्रधानमंत्री मंचों के माध्यम से कह सकते हैं हम विश्वगुरु बन गए। विश्वगुरु की डेफिनेशन है क्या? हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है? जब तक हम इस चीज के तह में नहीं जाएंगे तब तक ये चीजें व्यर्थ है। जब हम कहते हैं कि हम अपने आप को विकसित राष्ट्र के तौर पर जब हम विकसित करते हैं या देश को अन्य विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अगर हम खड़ा करेंगे तो हमें क्या होगा? गरीबी उन्मूलन पर कार्य करना होगा, हमें अपनी गरीबी दूर करनी होगी, हमारा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने फाउंडेशनल को अगर कहें, चाहे आपके मेडिकल हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, तो हमें यहाँ सुधार करना होगा। जब ये सारी चीजें जब सुधार होंगी, ये किसके द्वारा की जाएंगी? राजतंत्र में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी, कल्याणकारी बनाने की बात कही गई है ना राजतंत्र में, कौटिल्य के द्वारा यही तो गई। तो तब जाके हम अपने देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े सकते हैं, अन्यथा हम विकासशील देशों की श्रेणी में निरंतर खड़े रहेंगे। तो उन्होंने राजा को निष्पक्ष कराधान कराने का निर्देश दिया, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए कौटिल्य की जो राजनीतिक विचारधारा की क्या विशेषताएं रही, थोड़ा इस पे भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेगा। दोस्तों, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया कि भैया राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से ही हो सकती है, उसके बिना ये संभव नहीं है। और कौटिल्य ने, अगर मैं बात करूं राज्य की उत्पत्ति को, अगर मैं राजा की उत्पत्ति को राज्य की उत्पत्ति माना, जब राजा का उदय हुआ तो कहीं ना कहीं राजा की जो सत्ता जो निर्वाह होती है दोस्तों, वो राज्य के माध्यम से होगी। जब राजा मैं बनना चाह रहा हूं तो राजा बनने से पूर्व एक राज्य का होना अत्यंत अनिवार्य है। तो राजा ने राज्य की उत्पत्ति को ही कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति को ही राज्य की उत्पत्ति माना है। और कौटिल्य ने राजा और राज्य के बीच कोई अंतर नहीं रखा है कि भैया राज्य क्या है और राजा क्या है, उनमें कोई अंतर नहीं रखा है। तो दोनों को एक ही रूप में उसने वो एक ही सांचे में ढाल दिया है। और कौटिल्य ने ही राजा को महत्वपूर्ण बताया है और उसे राज्य की एकता बनाए रखने के लिए भी कहीं ना कहीं बाध्य किया है। जब हम बात करते हैं कि कौटिल्य की कुछ प्रमुख विचारधाराओं के बारे में बात करता हूं कि उसकी प्रमुख विचारधारा क्या थी, हम तो कौटिल्य के जीवन परिचय को तो तब समझेंगे ना। कौटिल्य की, जब मैंने कहा कि उसके जो कौटिल्य का जो राज्य संबंधी जो विचार हैं, चाहे मैंने राज्य की उत्पत्ति की बात करें, राज्य के प्रकार की बात करें, राज्य के उद्देश्य की बात करें या राज्य के सप्तांगों की बात करें, तो वो तो बात की बात है क्या है। तो पहले हमें तो कौटिल्य का प्रमुख जो राजनीतिक विचार है, हम तो विचारों की, थिंकरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौटिल्य के अनुसार राजा का चरित्र बहुत ही उचित होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, बड़ा ही शानदार होना चाहिए
उसे अपने क्रोध और अहंकार, आसक्ति आदि पर नियंत्रण रखना। जो उसके पास शक्तियां प्राप्त हैं, जो उसका क्रोध है, उस पर अंकुश लगाना चाहिए। अगर किसी राजा को यदि क्रोध है, यह अहंकार जब हो जाता है, तो उसका पतन होना निश्चित रूप में है। जैसे कि अगर हम कहें मुगलों की जब हम बात करते हैं, चाहे वो बाबर रहा, हुमायूं रहा हो, अकबर रहा हो, चाहे वो जहांगीर रहा हो या शाहजहां रहा हो, वो ये शालीन थे। उसी के इतर अगर देखूं, उसी में एक राजा पैदा होता है, निरंकुश जो राजा के रूप में अगर कहें, जो अहंकार से भरा था, जो शक्ति का दुरुपयोग करा, अनियंत्रित हो गया था। वो आपका कौन था? वो आपके औरंगजेब के रूप में हम जानते हैं। और वहीं अगर हम देखें अहंकार के तौर पे जो चकनाचूर हुआ था, सद्दाम हुसैन को भी आपने सुना होगा, आपने एडोल्फ हिटलर को भी सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये कहता है कि भैया राजा का चरित्र उचित होना चाहिए, वो अपने क्रोध पर अंकुश होना चाहिए, अहंकार उसको नहीं होना चाहिए, उन चीजों पर नियंत्रण होना चाहिए, उसमें नियंत्रण। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य ने राजा को बहुत ही अधिक शक्तिशाली बना दिया है, शक्तियां दे दी। अगर मैं कहूं तो राजा को बहुत ज्यादा ऐसे शक्तियां प्रदान होगी। जैसे मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री, अगर मैं कहूँ तो राजा होता है कहीं, अगर हमारे देश का सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति अगर किसी माना जाता है तो वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति तो उसके बाद आता है। तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल व्यक्ति अगर कहें, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो कहीं ना कहीं राजा के रूप में प्रधानमंत्री होता है। तो कौटिल्य स्पष्ट करता है कि राजा को बहुत ही अधिक शक्ति दे दी है, किंतु सभी शक्तियों को उसे राज्य के कल्याण के लिए दी गई। प्रधानमंत्री को अगर जो शक्तियां उसको दी गई हैं, तो वो अपने लिए उनका प्रयोग नहीं कर सकता, उनका दुरुपयोग नहीं कर सकता। उसका जो ये शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो जनता जनार्दन या संविधान के द्वारा जो जो पदक दी गई हैं, तो उससे जनता के हितों पर कार्य कराकर, तो लोक कल्याणकारी चीजें होंगी, चाहे वो राज्य के लिए कहें या केंद्र के लिए कहें या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो उनमें कल्याण की भाव उसमें उत्पन्न होना चाहिए। और राजा को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री के सलाहकारों की बात करते हैं, तो सलाहकार जो होते हैं वो प्रधानमंत्री को एक सही राह दिखाते हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री उस राह को चलकर देश राज्य जैसे चीजों का कल्याण कर सकता है। ठीक है। अब यहीं पर अगर देखें तो कौटिल्य के 6 सिद्धांत क्या हैं, इसको देख लीजिए। जिस तरीके से हमने मनु के सप्तांग सिद्धांत की बात करी, तो वहां पर कौटिल्य के 6 सिद्धांतों की बात करेंगे। और कौटिल्य की जो हम बात करते हैं तो सप्तांग सिद्धांत इसमें भी है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है, स्वामी की बात करते हैं, अमात्य का जनपद की बात करते हैं, दुर्ग की बात करते हैं, कोष की बात करते हैं, दंड और मित्र की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कौटिल्य के राजनीतिक विचार की जब हम बात करते हैं, तो कौटिल्य का पूरा जो नाम था दोस्तों, वो विष्णुगुप्त कौटिल्य ये था। ठीक है, विष्णुगुप्त कौटिल्य, इसको चाहे कौटिल्य के नाम से जानो या विष्णुगुप्त के नाम से, तो इसका जो पूरा नाम था, कौटिल्य का जो पूरा नाम था विष्णुगुप्त कौटिल्य। और अधिकांश भारतवासी उन्हें आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, आप सभी को चाणक्य के रूप में जानते हैं। और कौटिल्य प्राचीन भारत के एक महान कूटनीति जो राजनीति शास्त्रीय थे। ये अरस्तु के समकालीन माने जाते हैं और प्रसिद्ध मगध जो सम्राट रहे, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री के रूप में रहे और चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु के रूप में रहे और महामंत्री के रूप में रहे। मैंने कहा कि जिस तरीके से आप सभी को ये पता होगा कि जिस तरीके से अरस्तु की भरी सभा में बेइज्जती हुई, जिस तरीके से हमने कहा जब इनकी बेइज्जती हुई उसके पश्चात इन्होंने चंद्रगुप्त कौटिल्य की मुलाकात हुई। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, चंद्रगुप्त से कौटिल्य की मुलाकात हुई और दोनों ने ही अपने प्रसिद्धों को करने के लिए जो नंद वंश पर इन्होंने हमला किया, जब नंद राजा को जब इन्होंने परास्त किया तो चंद्रगुप्त सम्राट बना। उसके पश्चात कौटिल्य को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि एक महान कूटनीतिज्ञ थे और राजनीतिज्ञ थे, और अरस्तु थे पाश्चात्य संस्कृति के बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में जिन्हें माने जाते हैं, तो उनके ये समकालीन माने जाता है। और प्रसिद्ध जो सम्राट थे चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु के रूप में इसको माना जाता है। और प्रधानमंत्री के तौर पर भी रहे और महामंत्री के रूप में रहे, और उन्होंने ही उनके शिष्य
चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाकर तत्कालीन भारत में यवनों के आक्रमण की विदेशी दस्तक का मुंह तोड़ जवाब देकर भारतीय राजनीति का लोहा मानने के लिए समकालीन विश्व राजनीति जो विशेषज्ञ जैसे सिकंदर महान के उत्तराधिकारी को विश्व कर दिया गया। तो याद रखिएगा, कहने का मेरा मतलब है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि जब चंद्रगुप्त के कहीं ना कहीं राजनीतिक गुरु के रूप में रहे और उसकी शिक्षा दीक्षा की गुरु रहे तो कहीं ना कहीं उनको ये राजा के जो दायित्व होते हैं उनको किस तरीके से एक बेहतर व्यक्ति बनाने में इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रही। और उस टाइम पे जिस तरीके से बाहरी आक्रमण भारत में जिस तरीके से होते थे, जैसे विदेशी आक्रमण जैसे होते थे, तो उसके लिए इन्होंने चंद्रगुप्त को इतना शानदार तरीके से परिपक्व बना दिया था, क्योंकि राजनीति और कूटनीति के जरिए इन्होंने विदेशी जो ताकतें थीं उनके मुंह तोड़ जवाब दिए। और कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति की अगर मैं बात करूं, नीति की किस तरीके से इन्होंने लोहा मनवाया, वो समकालीन विश्व में कहीं ना कहीं जो राजनीति विशेषज्ञ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिकंदर महान के जितने भी उत्तराधिकारी उनको कहीं ना कहीं विश्व भर में इन्होंने विख्यात कर दिया, विश्व ये कर दिया। और यह भी एक विचित्र संयोग रहा कि पाश्चात्य राजनीति जो दार्शनिक थे, जिसे अरस्तु की जब मैं बात करता हूँ, अरस्तु के शिष्य को पराजित प्रायजय कौटिल्य के शिष्य द्वारा की गई। देखिए, कहने का मेरा मतलब है, जैसे यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, जो अरस्तु थे, अरस्तु के जो शिष्य थे उसको कहीं ना कहीं कौटिल्य के शिष्य की पराजय जब हुई, अरस्तु के शिष्य की जब पराजय हुई तो कहीं ना कहीं कौटिल्य के शिष्य द्वारा उसे कराएगी। तो कहीं ना कहीं जो कूटनीति या राजनीति शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें कौटिल्य अपने आप में बहुत ही जाना माना ये नाम है, कूटनीतिज्ञ के रूप में जैसे मानते हैं। वो अपने शिष्य चंद्रगुप्त को एक बड़ा सम्राट बनाने का एक मात्र श्रेय जो जाता है कौटिल्य को जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त को एक बहुत बड़ा सम्राट या कहें बड़ा विश्व व्यापी या प्रतापी राजा बनाने में किस व्यक्ति का श्रेय जाता है, तो कौटिल्य को उसका श्रेय जाता है। और उन्होंने, अगर मैं बात करूं दोस्तों, चंद्रगुप्त के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। देखिए, अर्थशास्त्र की जो रचना की गई थी वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त को परिपक्व और प्रतापी सम्राट और विश्व प्रतापी सम्राट बनाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने जो कि जिस तरीके से कूटनीति ये किया करते थे, जिस तरीके से इनकी विचारधारा थी, उसके आधार पर इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। और वे शास्त्र या कहें जो शास्त्रार्थ के दोनों के लिए बहुत अच्छा ये ज्ञान है। देखिए, वे शास्त्र की बात करें या शास्त्रों की बात करते हो तो ये दोनों में ही इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। इनके एक ज्ञाता ये माने जाते थे और सच्चे अर्थों में अगर मैं कहूँ तो वह एक महान गुरु भी थे और देश प्रेमी भी ये थे और कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान के कहीं ना कहीं प्रखंड पंडित भी रहे। और तो और दोस्तों, ये कहीं बढ़कर महान कूटनीति के दावपेच के ये ज्ञाता भी ये रहे। तो जब मैंने आपके सामने जिस तरीके से प्राचीन भारतीय विचारक की जब हम कौटिल्य की बात करते हैं तो जब ये रखा तो कहीं ना कहीं आपके समझ में आया होगा कि कौटिल्य कौन है, किस तरीके की विसात रही। तो ये चीज़ें आपके सामने रखी, आप थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा दोस्तों कि इस चैनल को जो भी भाई बहन देख रही है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। और साथ ही अगर आपको ये नोट से अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से इस नोट्स को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेरी जो साइट है उस साइट से में जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगी। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के राजनीति विचार क्या थे उसको भी समझें। हमने कहा कि कौटिल्य प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ राजनीति विचारक ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें विश्व के श्रेष्ठ राजनीति विचारकों में से उनमें एक माना जाता है उनको। उनकी जो पुस्तक थी कि अर्थशास्त्र विश्व के राजनीति साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में थी। जो अर्थशास्त्र जो हम जिसे कहते हैं ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम या कहीं बड़ा ग्रंथ है, अपने आप में भारी भरकम इसकी महत्वता थी और साथ ही राजनीति साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में उभर के समक्ष आई। और ये जो पुस्तक राजनीति यथार्थता और कहें शासन की कला पर कहीं ना कहीं एक महान एक पुस्तक के रूप में ये लिखी गई थी। जैसे मैंने आपको पूर्व में ही कहा दिया था कि कौटिल्य क्या थे, एक
व्यवहारिक और आर्थिक राजनीति चिंतक के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत के अगर मैं कहूँ राजनीतिक चिंतकों में जो उनका स्थान रहा है वो सबसे ऊंचा रहा है, जहां उन्होंने शासन कला कूटनीति का सबसे महान प्रसिद्ध या कहे प्रतिपादक के रूप में इनको जाना जाता है। और कहीं ना कहीं जब मैंने ये आपके सामने रखा कि ये संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ राजनीति विचारकों में ये एक माने जाते थे, अगर हम पूरे ओवरऑल विश्व को लेकर चले तो उस विश्व में इनकी अपनी प्रतिष्ठा या कहीं इनकी पृष्ठभूमि रही, तो ये राजनीति के एक पखंड विद्वान के रूप में माने जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ कि डॉक्टर भारती मुखर्जी के शब्दों में अगर हम देखें, शासन की कला पर कौटिल्य की अर्थशास्त्र नाम से जो विख्यात जो पुस्तक थी उसे अर्थशास्त्री धारा के समस्त साहित्य का सार माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसके द्वारा कहा गया था कि शासन की जो कला पर कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक रही, जो ये पुस्तक थी अर्थशास्त्री जो धारा है उसके समस्त साहित्य का कहीं ना कहीं स्रोत माना जाता है, ये सार का कहा जा सकता है, ये कहीं ये उसकी उत्पत्ति का कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु माना जाता है, ये कहीं ना कहीं उसकी पटकथा लिखने में कहीं ना कहीं सहायक रही है, या कहीं उसका उदय या कहीं उसकी जननी मानी जाती है। अर्थशास्त्र एक विस्तृत पुस्तक है, याद रखिए बहुत इसमें विस्तार से चीजें दी गई हैं। इसमें मुख्य रूप से राज्य की प्रकृति, राज्य की परिषद के कार्य हैं या उनकी कार्यशैली कैसे होनी चाहिए, मंत्री परिषद का गठन किस तरीके से होना चाहिए। जो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हम कहते हैं कि संविधान सभा का अगर हम निर्माण की बात करते हैं, या कहें जो अगर मैं कहूँ पार्लियामेंट, या कहें एक प्रधानमंत्री को चुनने की, या कहें पार्लियामेंट को सुशोभित करने के लिए क्या क्या चीज़ें, कितने सांसद होने चाहिए, कितने सांसदों को कितने क्षेत्र का उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कितने क्या होने चाहिए, कितने सांसद, बहुमत क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐसी दी है, उनके कर्तव्य। तो वैसे ही अगर हम बात करें दोस्तों, राज्य की प्रकृति परिषद, राज्य परिषद के लिए कार्य और उसकी कार्यशैली कैसी रही, मंत्री परिषद का गठन किस तरीके से किया जाता है, जो कार्य है गुप्तचर व्यवस्था कैसी रही, और अंतर्राष्ट्रीय राज्य संबंध कैसे होंगे, हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे अंतर्गत रहेंगे, अंतर्मंडल में किस तरीके से होंगे, षडंग गुण किस तरीके से सिद्धांत का वर्णन के द्वारा किया, न सिर्फ अर्थशास्त्र के विषयों की व्यापक जानकारी नहीं थी, बल्कि अगर कहें तो कौटिल्य द्वारा विवेचन भी बहुत सूक्ष्म और पौराणिक कर दिया गया। तो याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र मूल रूप से अगर मैं कहूँ जो राजनीतिक ग्रंथ है, आप इसे अर्थशास्त्र में इकोनॉमी में भी आप ले जा सकते हो, अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी इसे रख सकते हो, क्योंकि